Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था जिसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस देखी। मैं डेली थोड़ा सा इसलिए आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम कर क्या क्या रहे हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस को देखा, प्रॉपर्टीज़ को देखा, फिर हम डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस पे आगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। यानी कि हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, मैंने न्यूक्लियस बोल दिया अभी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरीज़ को भी देख लिया और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देख लिया। और साथ ही साथ एक टेबल में इनके ऊपर चार्ज, इनके मैसेज किलोग्राम्स में, AMU में, रिलेटिव चार्जेस, इन सब को हमने डिस्कस कर लिया। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ, मैंने आपसे कहा भी था इसको मार्क ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा। और उसके बाद हमने E/m वैल्यू मालूम की इलेक्ट्रॉन की, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड भी डिस्कस किया, ठीक है। और वहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखा, फिर मैस देखा और फिर प्रॉपर्टीज़। हमारा यहाँ तक अभी तक जो था वो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ था। आज हम उससे आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। टॉपिक होगा हमारा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। और ड्यूरिंग दिस या इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी बताया था, इसलिए हम इसे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का नाम भी देंगे, या हम बताएंगे कि इसी एक्सपेरिमेंट में हमें न्यूक्लियस के बारे में भी पता चला था। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1911 में, किन्होंने? रदरफोर्ड ने। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले उसका अपरेटस डिस्कस कर देते हैं कि अपरेटस में हमारे पास क्या क्या था, या इन्होंने किस किस जो इंस्ट्रूमेंट को एज अपरेटस यूज़ किया। तो इनके एक्सपेरिमेंट का अपरेटस बहुत ही सिंपल था, जिसमें सबसे पहले तो एक सोर्स था जिसमें से रेडिएशंस एमिट होंगी और स्पेशली अल्फा रेडिएशंस एमिट हों। तो दैट सोर्स वाज पोलोनियम या रेडियम, दोनों में से कोई भी सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि सोर्स ऑफ अल्फा रेडिएशंस या अल्फा रेज भी आप लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या था, पोलोनियम था, या आप रेडियम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सोर्स था, लेट्स से इट इज़ द सोर्स जिसमें से रेडिएशंस एमिट होंगी, तो मैं इसे लिख देता हूँ कि ये या तो रेडियम है या ये पोलोनियम है, ठीक है। और अब इसमें से कौन सी रेज एमिट हो रही हैं? अल्फा रेज। मैंने पॉजिटिव चार्ज ये जो मैंने दिखा दिए, ये अल्फा रेज हैं। और अगर इनको मैं इनक्लोज कर दूं एक शीट में, तो इनके बारे में मैं बाद में भी बात करूंगा ताकि सिस्टमेटिकली हम डिस्कस करें चीज़ों को। तो ये सबसे पहले सोर्स था, और इस सोर्स को आपने किस में इनक्लोज किया? इनक्लोज्ड इन अ लेड बॉक्स। लेड बॉक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लेड में से रेडिएशंस पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो आपने इस सोर्स को इनक्लोज कर दिया एक लेड बॉक्स में, और इस बॉक्स में एक होल भी था, यानी कि यहाँ से एक बीम प्रोड्यूस हो रही है। मैंने बीम तो नहीं दिखाई, मैंने स्कैटर्ड वे में अल्फा पार्टिकल्स आपको दिखा दिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक लेड बॉक्स विद अ टाइनी होल, कि जिसमें आपके पास टाइनी होल था। तो ये जो आपके पास ब्लैक कलर में थिक सा करके आपको दिखा दिया, इट इज़ अ लेड बॉक्स, और इसमें एक टाइनी होल आपको नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट जो आपके पास चीज़ थी अपरेटस में। सेकंड वन बेटे क्या होगा? सेकंड वन आपके पास टारगेट है, वो टारगेट जिस पर आपने इन अल्फा रेज को स्ट्राइक करना है। तो वो टारगेट आपके पास क्या है? गोल्ड फॉयल थी,
जिसकी थिकनेस थी 0.4 बार 04 सेंटीमीटर। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, देखते जाइएगा। नेक्स्ट आपके पास गोल्ड फॉयल है और ये एज टारगेट है, क्योंकि इस पे आपने अल्फा रेस को स्ट्राइक करवाना है। विद थिकनेस, कितनी थिकनेस होगी जी इसकी? 0.00, यानी कि 4 दफ़ा 0 फिर 4 सेंटीमीटर। ये MCQ में पूछा गया था, आपने इसे याद रखना है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो गोल्ड फॉयल थी उसकी थिकनेस आपके पास 0.0004 सेंटीमीटर जो है वो थिकनेस है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, ये आपके पास बेटे मैंने जो ब्लॉक में आपको एटम्स दिखाए, इनमें प्लस का साइन है, ज़रा याद रखिएगा। प्लस का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये जो सर्कल हैं ये ऑर्बिट हैं या शेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो ये मैंने आपको एटम्स दिखा दिए गोल्ड के, और एक थिन सी फॉयल हमने बना दी। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि ये आपके पास क्या है, ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल है जी ये। और उसके बाद गोल्ड फॉयल के बाद आपने एक स्क्रीन रख दी, जो या तो फोटोग्राफिक प्लेट भी हो सकती है या कोई स्क्रीन हो सकती है, और उस स्क्रीन पे कोटिंग होगी जिंक सल्फाइड की। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद देखेंगे भी इसे। मैं यहाँ पे लिखूंगा फोटोग्राफिक प्लेट और अ जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या करेंगे, लाइट या फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल्स इस स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या करेंगे जी, लाइट या फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटे हम इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट हम साथ साथ बात कर भी चुके हैं कि इस पोलोनियम सोर्स में से, जो कि अल्फा रेस का सोर्स है, या रेडियम सोर्स में से जिसमें से अल्फा जो है वो रेडिएशंस एमिट होंगी, अल्फा रेज एमिट हुई। एक्चुअली मुझे दिखाना तो बीम चाहिए थी एक, लेकिन मैंने डायग्राम को ज़रा ओपन करके इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे बनाया ताकि आपको बात समझ आती जाए। ये पॉजिटिव साइन जो हैं ये अल्फा पार्टिकल्स के हैं। स्टॉप लगाएं। सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल्स को रिकॉल कीजिए कि अल्फा पार्टिकल्स हैं क्या। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि अल्फा पार्टिकल्स आर एक्चुअली द हीलियम ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, इन पे चार्ज +2 है, इनका मैस 4 है। हीलियम का अगर न्यूक्लियस आप देखें तो उस पर भी चार्ज +2 है और मैस क्या है, 4 है। तो जब दोनों के पैरामीटर्स सेम हैं तो एक्चुअली बोथ पार्टिकल्स आर सेम। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। तो अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से गुजरे तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्टेट पास कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ बाउंस बैक हो रहे हैं। इस सारे एक्सपेरिमेंट में जो थी वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, नेक्स्ट हम बेटे ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इसकी, इन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो इस गोल्ड फॉयल में से स्ट्रेट पास कर गए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेडली। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेडली।
अनडिफ्लेक्टेडली। अब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, मोस्टली लार्ज एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो वेरी फ्यू या फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल, और वो एंगल क्या थे, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन 90 डिग्री। ले जी, इसका मतलब है जी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट कर गए। और लिटरेचर बताता है कि तकरीबन अगर 8000 अल्फा पार्टिकल होंगे तो उन 8 में से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधे गुजर रहे हैं, बहुत कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कितने कम, वो कहते हैं जी हर 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था लार्ज एंगल। थर्ड वो लिखते हैं यहाँ पे कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब वापस आ गया। अगर आप ज़रा देखें यहाँ पे तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्टेट पास कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल सीधे जा रहे हैं? क्योंकि जब ये जाके स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे लाइट या फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल वापस बाउंस बैक चले गए, जैसे ये बाउंस बैक होता हुआ आपको दिखाई दे भी रहा होगा। तो अब इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अपने कंक्लूजन जो थे वो क्या दिए। ये तो ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने देखा गया। अब रदरफोर्ड ने अपनी कंक्लूजन्स क्या दी, जरा उसे भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा जी कि अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल में से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर रहे हैं। इट मीन्स के एटम का ज़्यादातर हिस्सा तो क्या है, खाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बड़ी सिंपल, बेटा ये जूनियर क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं, वही बातें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो मोस्ट ऑफ द एटम या मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एटम इज एम्प्टी, ज़्यादातर एटम का हिस्सा क्या है, खाली है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल सीधे गुजर रहे थे, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। नेक्स्ट उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन्होंने कहा जी कि कुछ पार्टिकल्स आते हैं और रास्ते में कोई बड़ा हैवी थिक सा पार्टिकल है, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल्स अपने सीधे रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और इवन बाउंस बैक भी हो रहे हैं। अगर तो ये जो रास्ते में हैवी पार्टिकल पड़ा है, अगर ये अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में कम हैवी होता या इक्वल मैस में होता तो अल्फा पार्टिकल इसे टकराते और फॉयल में से नॉकआउट कर देते। लेकिन हो क्या रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, इन रास्ते में पड़े हुए पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किए बगैर खुद अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मैसिव हैं और अल्फा पार्टिकल का इनसे रिपेल हो जाना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था कि इन पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है। शायद मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। वो कहते हैं जी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो देयर इज अ सेंट्रल हैवी पार्ट इन एटम, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। इस पे बेटे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि अल्फा पार्टिकल इससे रिपेल हो रहे हैं। देयर इज अ सेंट्रल हैवी पार्ट इन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और इससे नाम दिया गया न्यूक्लियस का।
तकरीबन एटम का सारा मैस जो है वो इसी न्यूक्लियस में है। तो ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ एटम वो किस में है जी? न्यूक्लियस में है, कि सारे का सारा मैस तकरीबन जो है वो न्यूक्लियस में है। अब यहाँ से बात स्टार्ट हो गई न्यूक्लियस की, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी यहाँ से ही हुई। बाकी बेटे पुरानी ही बहस है, मैं इसमें चलता जाऊँगा आगे तो बात बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट यहाँ से उन्होंने फिर अपने एटम का मॉडल भी दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एटॉमिक मॉडल। यहाँ से ही उन्होंने अपने एटम का मॉडल भी दिया कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है, या अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम दिखता किस तरह का है। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में उन्होंने एटम का मॉडल जो था वो दिया, और उस मॉडल को प्लैनेटरी सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम के साथ जो था वो कंपेयर कर दिया, कि बिल्कुल जिस तरह सूरज के गिर्द सितारे हैं और ज़मीन ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर दे दिया एटम का, कि एटम इस तरह का दिखता है, और इसी स्ट्रक्चर को, इसी शेप को हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं। उन्होंने कहा जी कि न्यूक्लियस के अराउंड ये आपके पास ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ऑर्बिटिंग कर रहे हैं जी। ले जी इस तरह दिखा देते हैं कि इन स्पाइरल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इनके मुताबिक एक एटम में जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, बाहर शेल्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर इक्वल हो गया, यानी कि चार्जेस बैलेंस हो गए। तो जब चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे तो इट मीन्स ओवरऑल कोई भी चार्ज ज़्यादा नहीं है, इसलिए एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। एटम एज ए होल इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, कि इसके ऊपर एज ए होल कोई चार्ज नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। तो इसलिए एटम एज ए होल इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। या लें जी बेटे, ये कुछ बातें थी। अब एटॉमिक मॉडल तो रदरफोर्ड ने अपना जो था वो दे दिया। अब इसमें कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी। अब उन लिमिटेशंस के ऊपर जो है वो बात करेंगे। लें जी बेटे, नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। उन लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या है। इन्होंने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया, अगर आप इनके ऑर्बिट्स देखें तो दीज ऑर्बिट्स आर स्पाइरल ऑर्बिट्स। स्पाइरल होने की वजह से क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो दीज इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करते जाएंगे विल अल्टीमेटली कम क्लोज टू द न्यूक्लियस, और एट द एंड क्या करेंगे जी? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो इट मीन्स कि एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम तबाह हो जाएगा। तो इस तरह तो हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इनका एटम का इलेक्ट्रॉन और जो ऑर्बिट, इनकी जो नेचर थी या इनका बिहेवियर था, ये उस इलेक्ट्रॉन की नेचर या बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं कर सके इन एन एटम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अनएबल टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन की मोशन
और ऑर्बिट्स अलहदा से बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ऑर्बिट्स की भी मोशन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मोशन और ऑर्बिट्स को ये डिस्क्राइब नहीं कर सके। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। इसमें जो इसके ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपेरिमेंट था, ऑपरेटर्स था, लिमिटेशंस, ये सारी हमने डिस्कस की। और अब हम अपना जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है क्या, या इस थ्योरी का नेम हमें क्या बता रहा है, या इस टॉपिक की हेडिंग से हमें क्या आइडिया मिल रहा है। इसको सीखने से पहले सबसे पहले तो हमें क्वांटम का मतलब पता होना चाहिए कि क्वांटम किसे कहते हैं। क्वांटम क्या है बेटे, प्लांक्स ने कहा कि जब भी कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट करेगी, एनर्जी एमिट करेगी, तो हमें तो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, डायग्राम्स देखें या आप जो भी देखें, आपको एनर्जी कॉन्टिन्यूसली जो है वो रेडिएट या एमिट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन प्लांक्स कहते हैं कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं होती, एनर्जी एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं इन्हें हम क्वांटम कहते हैं एक पैकेट को, और अगर बहुत ज़्यादा पैकेट्स की बात करें तो आप इन्हें क्वांटा का नाम देंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं, उसके बाद इसके डिस्कशन की तरफ भी आएंगे। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है बेटे, जो कि आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ भी चुके हैं। ठीक है, और हमें पता है कि दीज टॉपिक्स कंसिस्टेड ऑन पोस्टुलेट्स। तो हुआ क्या जी, 1911 में प्लांक्स ने क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने एनर्जी की एमिशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा जी कि लेट्स सपोज कि ये अगर आपके पास कोई बॉडी है और इस बॉडी में से एनर्जी एमिट होती है, तो एनर्जी जो एमिट होगी वो कॉन्टीन्यूस वे में नहीं होगी। हमें तो एनर्जी कॉन्टीन्यूस वे में एमिट होती हुई नज़र आ रही है। वो कहते हैं जी कि एनर्जी कॉन्टीन्यूस वे में एमिट नहीं होगी। एनर्जी जब एमिट होती है तो एनर्जी एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अगर मैं बेहतर तरीके से बता सकूं तो एनर्जी जो है वो इस तरह पैकेट्स की फॉर्म में एमिट हो रही है। लेकिन जी मैं इन्हें अगर इस तरह कर दूं तो शायद मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि एनर्जी, और अगर इन सब पैकेट्स को मिलाते जाएं और आपको ये पैकेट्स मिल के एक लाइन जो है वो दिखा रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअली लाइन की डेफिनेशन भी क्या है, नंबर ऑफ डॉट्स मिल के एक लाइन बना देते हैं। तो ये नंबर ऑफ पैकेट्स, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक क्वांटम है। तो ये नंबर ऑफ पैकेट्स मिलते हैं और मिल के एक जो है वो आपको वेव सी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो एनर्जी अगर आप देखें तो कॉन्टीन्यूस वे में एमिट नहीं हो रही, बल्कि एक डिसकॉन्टीन्यूस वे में एमिट होती है। यही प्लांक्स इसी अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और अपने इस कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो मेन बात यहाँ पे लिख लेते हैं कि एनर्जी डज नॉट या डू नॉट एमिट एनर्जी डू नॉट एमिट इन द फॉर्म ऑफ या इन कॉन्टिन्यूस वे, बल्कि ये क्या होती है, एनर्जी एमिट होती है इन डिसकॉन्टिन्यूस वे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा बट इन डिसकॉन्टिन्यूस वे इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स या एनर्जी पैकेट, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, these packets are called
क्वांटा। आप इन पैकेट्स को क्वांटा का नाम देंगे, जो कि सम है किसका, पैकेट का। अगर एक पैकेट को हम कहते हैं या एक क्वांटम की बात करेंगे तो वो क्वांटम होगा, और अगर इसका सम लेंगे तो दैट इज क्वांटम। ठीक है। फर्दर इन्होंने अपनी इस थ्योरी को इन द फॉर्म ऑफ पोस्टुलेट्स जो था वो डिस्क्राइब किया, उसे भी देख लेते हैं हम। तो पोस्टुलेट नंबर 1 आप इसका देखेंगे जी साथ साथ, लेकिन जिसके पोस्टुलेट्स अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ऑलमोस्ट यही जो मैं बात कर चुका हूँ कि एनर्जी एमिट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स एमिट होगी, और ये पैकेट्स जो हैं वो क्वांटास कहलाएंगे। ऑलमोस्ट वही बात जो मैं बात कर चुका हूँ ऊपर। और अगर हर क्वांटम की अपनी जो है वो एक एसोसिएटेड एनर्जी होती है, यानी कि डिफरेंट पैकेट्स आ रहे हैं एनर्जी या डिफरेंट क्वांटम्स आ रहे हैं, किस बॉडी में से आ रहे हैं, किस स्पीड में से आ रहे हैं, इस क्वांटम में कितनी एनर्जी होगी, ये डिपेंड करता है कि किस बॉडी में से क्वांटम एमिट हो रहे हैं या किस स्पीड से, किस फ्रिक्वेंसी से जो है वो एनर्जी एमिट की जा रही है। तो हर क्वांटा की अपनी एनर्जी होगी। इन केस ऑफ लाइट, आप इन क्वांटास को या क्वांटम को क्वांटम कॉल्ड फोटोन, लाइट के केस में आप फोटोन का नाम देंगे। मैं बार बार कभी क्वांटम लिख रहा हूँ, कभी क्वांटा लिख रहा हूँ। एक को हम क्वांटम कहते हैं, और अगर क्वांटम्स बहुत ज़्यादा हों तो उनका सम जो है वो क्वांटा है। अब नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट देख लेते हैं। वो कहते हैं जी कि जो एनर्जी या जो क्वांटस एमिट होंगे, इनमें कितनी एनर्जी होगी ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एनर्जी इन क्वांटा डिपेंड्स upon फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, कि कितनी स्पीड से रेडिएशन या बॉडी रेडिएट कर रही है, रेज एमिट कर रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी किसके, फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी को आपकी बुक में इस तरह V से जो है वो शो किया गया। यहाँ पे V क्या है, ये आपके पास बेटे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। अब ये रिलेशन है, आपने हमेशा रिलेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम क्या करेंगे, इक्वेशन का साइन लगाएंगे और साथ में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो E इक्वल हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट H और साथ में V। ये जो H है इसे प्लांक्स कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि H आपके पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। तीन बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। सबसे पहले तो ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻12 जूल, ठीक है। और दूसरी बात जो आप इसके बारे में याद रखेंगे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और तीसरी बात जो आप इसके बारे में याद रखेंगे दैट इज़ कि ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है ये रेशो है किसकी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि रेशो है ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है इसे भी देख लेते हैं। बेटा रेशो कहते हैं अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों तो उनका जो आंसर है वो रेशो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि A डिवाइडेड बाय B, C इसका आंसर है, तो C एक्चुअली रेशो है A और B की। इसी तरह इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो V इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आकर डिवाइड, तो मैं लिख सकता हूं कि E बाय V इक्वल टू क्या जी, H। तो अगर आप देखें तो H यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट रेशो है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की।
यहाँ तक शायद मेरी बातें आपको क्लियर हो चुकी हों। अब इसका थर्ड जो पास्टुलेट है अब उस तरफ आएंगे। अब थर्ड पास्टुलेट में हम वेवलेंथ की बात करेंगे। फर्स्ट पास्टुलेट में हमने बताया कि एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूअस वे में एमिट होगी। सेकेंड पास्टुलेट में हमने क्या किया, हमने बताया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को भी आप डिफाइन कर दें कि फ्रीक्वेंसी क्या है। वो कहते हैं जी कि एक पॉइंट और उस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स पास करेंगी वो फ्रीक्वेंसी है। मैं फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहा हूँ, ज़रा बेटा देखते रहिएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है ज़रा सुन लें कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक पॉइंट है और इस एक पॉइंट से एक सेकंड में 10 वेव्स गुजर रही हैं और इसी तरह उसी पॉइंट से फिर किसी और वक्त में एक सेकंड में 20 वेव्स गुजर रही हैं। तो जब ज़्यादा वेव्स गुजर रही हैं तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कहता है जी किसी एक पॉइंट से जो नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं पर सेकंड, इसे आप क्या नाम देंगे, फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। थर्ड पास्टुलेट की तरफ आएंगे बेटे। थर्ड पास्टुलेट क्या है, कहते हैं जी कि हमें पता है कि E इक्वल टू HV है और इसके बारे में तकरीबन बाकी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर V क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और V को, फ्रीक्वेंसी को अगर आप अपनी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का याद करें तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी F इक्वल टू या V इक्वल टू F लैम्डा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V इक्वल टू F लैम्डा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या थी, F थी। अगर आप F को देखना चाहते हैं तो लैम्डा मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड, तो F इक्वल टू V बाय लैम्डा। अगर हम लाइट की बात करेंगे तो स्पीड को C से डिनोट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को V से डिनोट करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड को C से डिनोट करेंगे, C बाय लैम्डा। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू H और साथ में C बाय लैम्डा। यहाँ पे आपने बता देना है कि लैम्डा क्या है। ये बेटे आपके पास वेवलेंथ है, ठीक है, और वेवलेंथ को आपने डिफाइन भी कर देना है कि वेवलेंथ क्या है। वो कहते हैं जी कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। आप इसे वेवलेंथ का नाम देंगे और वेवलेंथ को हम मोस्टली जो मेजर करते हैं वो एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर, या हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर, या हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं और पिकोमीटर किसके इक्वल है, 10⁻12 मीटर। तो बेटे ये आपके पास वेवलेंथ की मेजरमेंट्स के लिए जो सूटेबल यूनिट्स हैं वो बता दिए गए आपको। अब नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि आपने इस वेवलेंथ का रिलेशन देखना है नंबर ऑफ वेव्स के साथ या वेव नंबर के साथ। अब वेव नंबर क्या है, वो कहते हैं जी कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, इसे आप क्या नाम देंगे, वेव नंबर का नाम देंगे। बेटा मैं ज़रा डायग्राम में इसको बता दूंगा, ज़रा देख लें आप। लेट्स सपोज कि ये आपके पास कोई पॉइंट है और यहाँ से आपके पास कोई वेव गुजरती है। अगर मैं इसके दोनों क्रस्ट को मार्क कर लूँ तो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है, लैम्डा है। अगर मैं दोनों ट्रफ को मार्क कर लूँ तो ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस भी क्या है, लैम्डा है। ये वो पॉइंट जहाँ से वेव गुजर रही है। इसी तरह एक और डायग्राम बना लेते हैं। इसी तरह
ये एक और पॉइंट है, यहाँ से भी कुछ वेव्स गुजर रही हैं, ठीक है। अब इनका जो वेवलेंथ है वो ये है, 1 सेकंड में ये वाली वेव ज़्यादा गुजरेंगी या ये वाली वेव ज़्यादा गुजरेंगी। 1 सेकंड में ये वाली वेव ज़्यादा गुजरेंगी क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट लेंथ में अगर मैं 1 मीटर लेंथ पे नंबर ऑफ वेव्स देख लूँ, अगर आप इसकी डेफिनेशन को जो है वो चेंज कर लें, मैंने लिखा जी कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, ये तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आप वेव नंबर की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, ये बेटे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप वेव नंबर की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे जितनी वेव्स होंगी। अगर मैं इसे 1 मीटर लेंथ मान लूँ और मैं इस पे वेव्स देखूँ तो 1 एंड ऑलमोस्ट 2 वेव्स। लेकिन अगर मैं इस 1 मीटर लेंथ पे देखूँ तो देयर आर मैनी नंबर ऑफ वेव्स। अगर वेव लेंथ ज़्यादा तो यूनिट लेंथ पे वेव्स की तादाद कम, अगर वेव लेंथ कम तो वेव्स की तादाद ज़्यादा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वेव नंबर जिसे आप v बार से डिनोट करेंगे इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेव नंबर यानी कि यूनिट लेंथ पे वेव्स की तादाद जो है वो कम हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो ये तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने इस रिलेशन को इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देना है। तो मैं इसे लिखूँगा जी, मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ इसे, लें जी ये इक्वेशन ए थी। अब इक्वेशन ए को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देन इक्वेशन ए इस तरह लिख सकते हैं जी कि ई आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, एच लिख दिया, सी लिख दिया, और साथ में लैम्डा की जगह हमने क्या कर दिया, ये वेव नंबर लिख देना है, क्योंकि दो वैल्यूज़ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हों तो आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो लैम्डा की जगह पे मैं ये वेव नंबर लिखूंगा, तो मैं इसे इस तरह लिख दूंगा कि v बार। ये मैंने क्यों लिखा, मैं मिटा के दोबारा बता रहा हूँ आपको कि 1 ओवर लैम्डा था आपके पास इस इक्वेशन में, और 1 ओवर लैम्डा प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, तो जो प्रोपोर्शनल होते हैं उन्हें आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह पे वेव नंबर जो था वो लिख दिया। तो इस तरह ये आपके पास एक रिलेशन बन जाता है फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, एनर्जी के दरमियान, और जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन को अपने डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पे इस्तेमाल भी किया। तो ये बेटे आपके पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, तो नेक्स्ट हम अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटे हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम डिस्कस करना है। बोहर्स ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इसके जो एक्सपेरिमेंट थे, इसके रिजल्ट्स थे, इसकी कैलकुलेशंस थी, इन्हें इस्तेमाल करते हुए अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसमें बोहर ने लिमिटाइज़ कर दिया कि ठीक है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो एग्जिस्टेंस थी अराउंड द न्यूक्लियस, बोहर्स ने उसे लिमिटाइज़ कर दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स पाथ हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन पाथ्स के जो है वो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और इन पाथ्स को उसने ऑर्बिट्स का नाम दिया। तो स्टार्ट करते हैं बेटे बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। हम इसके पास्टुलेट देखेंगे जी डायरेक्ट। मैं इसका फर्स्ट पास्टुलेट लिखूंगा, अगर आप देख सकें तो साथ साथ डायग्राम भी बनी हुई है। सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। तो ये कहते हैं जी अपने फर्स्ट पास्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी लेवल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जा सकते हैं। ये जो ऑर्बिट्स हैं इनका फिक्स एनर्जी है और इन्हें एक फिक्स क्वांटम नंबर जो है वो असाइन कर दिया गया। तो मैं बड़े शॉर्ट वर्ड्स में लिखूंगा, आप लोगों ने बुक से देख के कंप्लीट लिखना है। उन्होंने कहा जी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट में होंगे, ठीक है, और ऑर्बिट्स कहाँ हैं, ये ऑर्बिट्स अराउंड दी न्यूक्लियस हैं। ये जो ऑर्बिट्स हैं इन्हें आप एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। इनका फिक्स एनर्जी है,
इन ऑर्बिट्स की फिक्स एनर्जी है और इन्हें एक फिक्स जो है वो क्वांटम नंबर असाइन कर दिया गया। इन्हें फिक्स क्वांटम नंबर असाइन कर दिए गए। अब इनकी एनर्जी जो फिक्स एनर्जी है इन ऑर्बिट्स की वो भी हम नेक्स्ट अभी टॉपिक में कैलकुलेट करेंगे। और इसके साथ साथ इनके जो क्वांटम नंबर है वो तो आपको पता ही है कि फर्स्ट लेट्स से अगर ये फर्स्ट शेल है तो के शेल है और इसका क्वांटम नंबर 1 है, सेकंड शेल एल शेल क्वांटम नंबर 2, थर्ड का क्वांटम नंबर 3 और फोर्थ शेल का क्वांटम नंबर 4 है। इनके फिक्स क्वांटम नंबर हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट में वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेंगे, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन ना तो जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिट में जाते हैं और ना ही नीचे वाले ऑर्बिट में जाते हैं, और सिर्फ अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और ड्यूरिंग दिस ये एनर्जी ना तो एमिट करते हैं और ना ही अब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट्स, कि इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो ना ये ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएंगे ना ये नीचे वाले ऑर्बिट में जाएंगे। वो कहते हैं जी कि डू नॉट जंप, या मैं इसको लिख दूंगा कि डू नॉट एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी। कब? जब ये अपने ही ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, उस दौरान ये एनर्जी ना तो अब्जॉर्ब करते हैं ना ही एमिट करते हैं। तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब या एमिट अगर करें तो करते क्या हैं, थर्ड पोस्टुलेट में आपको बता दिया जाएगा। वो कहते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, अगर ये एनर्जी को एमिट या अब्जॉर्ब करें तो ये या तो अपर ऑर्बिट में चले जाते हैं या ये लोअर ऑर्बिट में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि व्हेन एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या करते हैं, जंप्ड इनटू अपर, या जिसे आप हाई एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं, और लोअर जिन्हें आप लो एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं, और साथ में ऑर्बिट लिख देता हूं जी। कैसे? लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन था, अगर ये क्या करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब की, तो क्या होगा कि ये जंप कर जाएगा अपर ऑर्बिट में। लें जी, एनर्जी जब अब्जॉर्ब की तो मैं इसे रेड हॉटेड फॉर्म में दिखा देता हूँ कि अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपर ऑर्बिट में आ गया। और फिर जब ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है वो क्या करेगा, इवॉल्व करेगा या एमिट करेगा, तो तब ये क्या करेगा, अपने नीचे वाले ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब ये क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब की तो ऊपर चला गया, ऊपर वाले शेल में जंप कर गया, और जब एनर्जी एमिट की तो नीचे वाले शेल में आ गया। मैं यहाँ पे एनर्जी की एमिशन को भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं इस एनर्जी स्टेट को, लोअर एनर्जी स्टेट को E1 कह दूँ और हायर एनर्जी स्टेट को E2 कह दूँ, तो इसने एनर्जी अब्जॉर्ब या इवॉल्व की, तो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब या इवॉल्व की उसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कहते हैं जी कि E इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एमिट या अब्जॉर्ब हुई, दैट इज़ इक्वल टू हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल एंड इक्वल टू प्लैंक्स एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में पाए जाएंगे जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, फिक्स होगा। कितना, mvr जो है वो एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये mvr किसके इक्वल है उसे भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ही अपनी बात को ऐड कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन
can revolve only in those orbits जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वेयर एंगुलर मोमेंटम इज MVR, एंगुलर मोमेंटम MVR होगा, एंड दिस MVR इज इक्वल टू NH/2 यहाँ पर n क्या है, शेल नंबर है या क्वांटम नंबर है। अगर फर्स्ट शेल होगा तो n1 आ जाएगा, अगर सेकंड शेल होगा तो इसके लिए n2 आ जाएगा, अगर थर्ड शेल है तो n की जगह 3 लिखेंगे, फोर्थ शेल में n की जगह 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि n आपके पास किसके इक्वल है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये एंगुलर मोमेंटम है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये होगा, उन्हीं जगहों पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। इन ऑर्बिट्स के दरमियान जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इनका मल्टीपल नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोहिबिटेड है, मतलब उन एरियाज़ में इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये बेटे बोहर्स एटॉमिक मॉडल था, बड़ी वही चीज़ें जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, तो वही बातें रिपीट हुई। तो बेटे आप अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, यूनिक नोट्स देखिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs आपको वहाँ से ही मिलेंगे। जो आज आपने पढ़ा मोस्टली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये मौजूद है, तो एक्सरसाइज भी ज़रूर देखिएगा। तो बेटे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।